तो नमस्कार मेरे भाइयों, आज फिर हम लेकर के उपस्थित हैं अपनी कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जिन बच्चों ने भी पिछले वीडियोस अगर ना देखे हों तो कृपया करके उन वीडियोस को देखें और नोट्स बनाना चालू कर दें। ठीक है, लेकर के एक कॉपी, अपन को एक पेन, बैठना है, लीड लगाना है कानों में और बड़े प्रेम से नोट्स बनाते जाना है। जैसा जैसा मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको शानदार नोट्स बनाते जाने हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए उचित है अथवा अनुचित। ठीक है ना। तो नोट्स बनाने से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो 50% प्रॉफिट हमारे नोट्स ना बनाने से ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करते रहें। चलिए देखिए, आके देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, किन किन प्रकारों से हम बना सकते हैं, कैसे कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ सकते हैं, उसको थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहली बात कर लें हम पहचान की। पहचान जिसे हम इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी मीन्स पहचान होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हिंदी में पहचान मैं बता दूं आपसे। तो हिंदी में पहचान जो होगी वो होगी ता है, ती है और ते है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में एक चीज़ दिमाग में रखनी है आपको कि इंग्लिश में इसकी पहचान जो होती है वो आपके फैक्ट्स आते हैं। ठीक है, आपकी हैबिट्स आती हैं, है ना। और क्या आता होगा, यूनिवर्सल फैक्ट्स आते हैं, है ना, यूनिवर्सल फैक्ट्स आते हैं, एटसेट्रा। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जब भी हम आदतों की बात करते हैं, जैसे कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, है ना, उसके बाद ये काम करता हूँ, उसके बाद वो काम करता हूँ, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, कुत्ता भौंकता है, हैबिचुअल फैक्ट है। ठीक है ना, कोयल कूकती है ना, पश्चिम में अस्त होता है सूर्य। तो ये सभी चीज़ें यूनिवर्सल फैक्ट होती हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो और कौन सी चीज़ होती है, और हम जैसे मैथमेटिकल प्रूव्ड होते हैं, है ना, जो प्रूवन पैटर्न्स होते हैं, जैसे 2 and 2 make 4, है ना, 2 और 2 4 होते हैं, और पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है बेटा। हाँ, तो इसमें ये चीज़ें आती हैं। अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया का कार्य होता है सेंटेंस में टेंस के बारे में बताना और मेन वर्ब को हेल्प करना कि मेन वर्ब की स्टेट क्या होगी, मतलब एक्शन की स्टेट जो निर्धारित करता है वो करती है क्या, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें तो इसमें बेटा डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि इनको हमें यूज़ करना है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। समझे, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें इनका यूज़ करना है बड़े ध्यान से। अगर ये एक आपके साधारण सेंटेंस में अगर आ रहे हैं, एक सिंपल सेंटेंस आपने बनाया उसमें आ रहे हैं, वो ना नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमेशा याद रखना वो एम्फेटिक सेंटेंस होगा। वो सेंटेंस होगा दृढ़ता सूचक वाक्य। ठीक है ना, किसी भी बात को दृढ़ता से कहने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में डू डज का और पास्ट में डिड का। मेन वर्ब की हम बात करें तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ज़रूरत पड़े तो एस या ई एस आता है। ऐसे ई एस कब कहाँ आना है मैं बताऊंगा अभी। इसके बाद हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न में सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। किसकी बेटा, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है वो सकारात्मक वाक्य का है बेटा, है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। क्या है,
सकारात्मक वाक्य कहलाता है ये। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो कि जिनमें नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड नहीं आते, नो नहीं आता है, नेवर नहीं आता है, सेल्डम नहीं आता है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड्स इसमें नहीं आते हैं। इसका बनाने का पैटर्न जो होता है वो होता है बेटा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, ज़रूरत पड़े तो एस या ई एस मेन वर्ब के साथ में लगाते हैं, फिर हम इसका ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर हम अदर वर्ड्स को रख देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा सेगमेंट। ओके, हिंट इसमें दिमाग को रखना है बेटे आपको कि सब्जेक्ट की जगह पर, इस जगह पर बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आए, मैं जो जो बताता जा रहा हूँ दिमाग में रखते जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और किसी का भी नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। और इस चीज़ को समझिए कि कैसे क्या होता है। अगर वर्ब का लास्ट अक्षर, अगर वर्ब का लास्ट अक्षर, ठीक है, ओ, एक्स, सी एच, एस एस, एस एच या जेड हो, तो आपको बेटा उसमें लगाना है ई एस। क्या लगाना है? ई एस। अगर इनमें से ना हो तो एस लगाएंगे। बात समझे? ये चीज़ याद रखेंगे। ऐसा हम करते क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ भी समझ लें। जैसे आप लोग नाउन की बात करते हैं, ठीक है, तो नाउन जैसे हमने कह दिया कि बैग, तो बैग एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अगर इसे प्लूरल बनाना है एक से अधिक, तो हम क्या लिख देते हैं बेटा? बैग्स। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, एक वचन मतलब सिंगुलर, एक से अधिक वचन मतलब बहुवचन जो होता है वो प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में थोड़ा सा उल्टा होता है, वर्ब में थोड़ा सा उल्टा होता है। वर्ब अपने बेस फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में याद रखना हमेशा कि वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल। ठीक है, बहुवचन में होती है। तो हम इसका जब एक वचन बनाते हैं तो हमें इसके साथ में एस या ई एस रखना पड़ता है। लास्ट अक्षर ओ है, इसी कारण से इसमें क्या रखते हैं? ई एस। तो ये बन जाती है बेटा सिंगुलर। क्या बन जाती है? सिंगुलर। ठीक है, ये उसी टाइप का है, मैं बता दूं आपसे, है ना, कि जनरली अपन लोग देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे एक वो सामाजिक पृष्ठभूमि चलती है कि भाई अगर कोई सुनार है तो सुनार से शादी होगी, या सुनार है तो उसके रिलेटिव भी सुनार होंगे, है ना, कोई गुप्ता है तो उसके रिलेटिव भी गुप्ता होंगे। तो बात ये समझनी है आपको, है ना। तो याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर वर्ब है, वर्ब ऐसे ही एस फॉर्म लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाती है, तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से दिमाग में रख लेनी है। ठीक है, तो ये इसीलिए यूज़ होता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के तहत बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ने मिलेगी। दूसरी बात में देखें कि आई, वी, दे और यू जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें केवल प्लूरल वर्ब मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। प्लूरल वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, बात याद रखना। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। आइडेंटिटी जो होती है, ता है, ती है, ते हैं आते हैं। ता है, ती है, ते हैं सेंटेंस में तभी आते हैं जब आप किसी ऐसी चीज़ को बताओ जो रोज होती हो, जिसमें फ्रीक्वेंट एक्शन हो। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब कि आज ये एक्शन ऐसा हुआ, फिर सस्पेंड हुआ, उसके बाद फिर ऐसा हुआ, फिर सस्पेंड हुआ, फिर एज इट इज़ एक्शन चलता रहता है वो, है ना, वो बदलता नहीं है कभी। तो दिमाग रखना है, जो ना बदलने वाली चीज़ें हों उनको हम किस में रखते हैं बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, और यहाँ पे हमने लिखा कि वह बाजार जाती है। ठीक है, इन दोनों में सेंटेंस एक ही जैसा है, लेकिन हमने एक अंतर कर दिया है। अंतर क्या कर दिया है कि एक में हमने सब्जेक्ट को प्लूरल रखा है और एक में सब्जेक्ट को सिंगुलर रखा है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे बनाते हैं इसे। मैंने कहा मैं बाजार जाता हूँ, तो मैंने लिखा आई। अब आई वाली लाइन देखो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो जाना, जाना क्या होता है? गो। देखिए इधर से उल्टे चलेंगे अपन, सही हो जाएगा सेंटेंस। आई गो, कहाँ जाना है बेटा? मार्केट जाना है। मार्केट जाना है तो कहीं भी डेस्टिनेशन की बात हो तो प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया करो। तो आई गो टू
मार्केट। ये देखिए ये बन गया। इसमें गो क्यों आया? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बेटा प्लूरल है, तो ये वर्ब भी हमें कैसी रखनी पड़ी? ये वर्ब भी हमें प्लूरल रखनी पड़ी, तो ये प्लूरल प्लस प्लूरल का सेगमेंट बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें कि बाजार, वह बाजार जाती है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे बेटा? जल्दी बताएं। यहाँ पर वह के लिए आएगा शी के संग क्या लगेगा? गो। अब जाना तो गो हो गया, ये तो क्लियर है, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है ये कैसा है बेटा? सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमें वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा? प्लूरल से कैसा बनाना पड़ेगा? सिंगुलर। तो हमने सीखा है कि प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए अगर लास्ट अक्षर वर्ब का ओ, एक्स, सी, एच, एस, 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 एच या जेड हो तो हमें ई एस रखना है। तो लास्ट अक्षर क्या है? ओ, तो ओ है तो हम क्या रख देंगे बेटा? ई एस। तो सी गोज टू मार्केट। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज़ है। बात समझ में आ रही है ना? इतनी बात क्लियर है ना? जो भी क्लियर ना हुआ करे आप हमारे कमेंट में लिख करके हमको भेजो, ठीक है ना? हाँ, नंबर डला हुआ होता है उसमें, नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में आप भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ठीक है ना? ये चीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करो बेटा। तो ये एक फैक्चुअल पैटर्न हो गया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नो, नेवर या नेगेटिव कोई भी वर्ड आते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत सारी नई भी चीज़ें मिलेंगी आपको सीखने को, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख करके बनाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, इस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जो कि नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, तो इसको बनाने के लिए हम किस हिसाब से चीज़ों को करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है? इसमें सबसे पहली चीज़ हिंट ध्यान में रखो, हिंट को ध्यान में रखो। तो हिंट जब ही, शी, इट, नेम के साथ में हमें डज नॉट का यूज़ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट जो कि आई, वी, दे और यू हैं, उनके साथ में बेटा हमें डू नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ होता है। अब आप बिल्कुल सिंपल, भैया रटने की ज़रूरत नहीं है कि डज क्यों, अब डज किस में लगेगा, ये कन्फ्यूज़न नहीं। देखो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये डू ही था, डू, लास्ट अक्षर ओ है तो हमने क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया। जो भी सीखा है भाई, मूलभूत जो सिद्धांत है, जो नियम है, वही काम करते हैं। ठीक है, तो उनको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ही, सी, इट, नेम के संग में डज नॉट और आई, वी, यू के संग में डू नॉट का प्रयोग हम करेंगे। जैसे हम कहें एग्जाम्पल में कि वह गालियाँ नहीं देता है। ठीक है, अब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या आ गया? नहीं। तो वह के लिए क्या लिखेंगे बेटा? पहले ही। ठीक है, अब ही के संग में देखो बेटा क्या लगना है नेगेटिव बनाने के लिए? डज नॉट। तो ही डज नॉट, और फिर अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, तो ही डज नॉट अब्यूज़, वह गाली नहीं देता है। बात समझे? अब नेगेटिव अगर आपसे बन जाता है किसी भी सेंटेंस का, तो आप नेगेटिव से इंटरोगेटिव बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाएंगे नेगेटिव से इंटरोगेटिव? इस हेल्पिंग वर्ब को जो कि डज है, सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे ही की जगह, और ही को रख देंगे बेटा हम डज की जगह। तो डज को इधर ले आओ तो डी कैपिटल हो जाएगा। डी कैपिटल क्यों हो जाएगा? कभी भी किसी भी अगर आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हो तो उसका पहला लेटर जो होता है ना, पहले वर्ड का पहला लेटर, वो कैपिटल होता है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन होती है, जो नेम्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वो कैपिटल से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे बीच में हो, चाहे अगल, चाहे बगल, चाहे जहाँ पर, है ना। तो डज फिर इधर पर ले आते हैं हम ही को, तो डज ही, और फिर लिखते हैं अब्यूज़। ये बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बना ये? जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो क्या पहले कर दिया करो? क्या वह
गालियां देता है। क्या वह गालियां देता है? ठीक है, तो ये इसका इंटेरोगेटिव पैटर्न है। इस इंटेरोगेटिव पैटर्न की सहायता से आप क्वेश्चंस बना सकते हो। और इसको अगर हम कोई नाम देंगे क्वेश्चन का, तो ये बेटा होगा यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर आप कहेंगे किसी से क्या वह गाली देता है, तो आप इसका आंसर या तो या हाँ में के दे पाएंगे या ना में दे पाएंगे। बात आई ना समझ में? तो ये चीज़ बेटा आप लोगों को बड़े अच्छे से दिमाग में रखनी है कि कैसे हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं जो कि यस नो क्वेश्चन होता है, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। बात समझे? तो इसके आगे देखिए अपन देखते हैं इंटेरोगेटिव के बाद थोड़ा सा WH वर्ड का पोर्शन, है ना, कि WH वर्ड के पोर्शन में हमें कौन सी चीज़ें कैसे रखनी है। चलिए, और सफल होने का टेंशन ना लें, सफल होने का टेंशन ना लें। ये सीरीज़ मैंने यही सब चीज़ें सोच करके चालू की है कि आप जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, चूँकि ये जो अपना इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो तो होता ही डरावना है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि इंग्लिश का टीचर अगर क्लास में घुसा तो लगता है कि यार ये पता नहीं कौन सा क्रिमिनल आ गया है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, अपन को कोशिश ये करनी है कि बड़े अच्छे आराम से धीरे धीरे पढ़ें और नोट्स बनाते जाएं। बेसिक बेटा जिसका कंप्लीट होगा, बेसिक जिसका अच्छा होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन की ऊंचाई कितनी भी बड़ी हो लेकिन आपकी समझ में आएगा, आप उसको हल कर लेंगे। तो कोशिश करें, हमारे साथ में लगे रहें। ये जर्नी जो है टेंस वाइज नरेशन की ख़त्म करके फिर टेंस वाइज नरेशन के अलावा जो पोर्शंस हैं उनको भी हम साथ में लेकर के इसमें पढ़ेंगे। बात समझे? तो साथ में चलते जाएं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लेकर चलते हैं कि WH वर्ड्स का क्या पैटर्न होता है। तो WH वर्ड्स में जैसे कि हमने कह दिया वाई, क्या कह दिया बेटा? वाई, है ना। तो एक हो गया वाई, एक हो गया व्हेन, एक हो गया वेयर और एक हो गया हाउ। वाई का मीनिंग क्या होता है बेटा? वाई का मीनिंग होता है क्या, सॉरी क्यों। ठीक है, व्हेन का मीनिंग क्या होता है? कब। वेयर का मीनिंग क्या होता है? कहाँ। हाउ का मीनिंग क्या होता है? कैसे। जैसे WH वर्ड जब हम जोड़ते हैं बेटा तो इसमें एक सेगमेंट दिमाग में रखना कि WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड प्लस यस नो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? यस नो क्वेश्चन, जो भी अपन ने थोड़ा देर पहले बनाया था, और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न के आधार पे चलना है अपन को। ठीक है, यस नो क्वेश्चन हमने बनाया था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रख दी थी। क्लियर है? दूसरी चीज़ को फॉलो करना है यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के पहले रख देनी बेटा। तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो हम कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, है ना। जैसे हमने ले लिया डू, तो ये क्या बना? वाई डू, व्हेन डू, वेयर डू, हाउ डू। क्लियर है ना। यू, तो हमने कहा कि वाई डू यू, व्हेन डू यू, वेयर डू यू, हाउ डू यू। एक वर्ब जोड़ दी बेटा जिसको बोल दिया कुक। तो वाई डू यू कुक, व्हेन डू यू कुक, वेयर डू यू कुक, हाउ डू यू कुक। ओके, और ये लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हो गया ना। ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ये हो गया हमारा WH वर्ड। तो WH वर्ड प्लस यस नो क्वेश्चन की हमने फ्रेमिंग रख दी है, तो ये यस नो क्वेश्चन की फ्रेमिंग रख दी और साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने लगा दिया, तो हमारा काम हो गया क्लियर। समझे? अब इससे देखिए कितने सेंटेंसेस बने। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कर सकते हैं। क्या हमें देखना है कि जैसे हमने कहा कि वाई डू यू कुक फूड, वाई डू यू कुक फूड, और सेंटेंस हिंदी में बोलते समय याद रखना लास्ट में जैसे ताती ते आना चाहिए, ता है तिये ते है ना। तो तुम खाना क्यों पकाते हो, तुम खाना क्यों पकाते हो। व्हेन से पूछेंगे तो क्या होगा बेटा? तुम खाना कब पकाते हो। वेयर से पूछेंगे तुम खाना कहाँ पकाते हो। हाउ से पूछेंगे तुम खाना कैसे पकाते हो।
तो ये पैटर्न होता है जिससे हम WH क्वेश्चनिंग कर सकते हैं बड़े इजीली पैटर्न में, ठीक है ना। अभी बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा चीज़ों के बारे में, समझिएगा। अभी क्या है, आपकी स्टार्टिंग है, अभी आपको धीरे धीरे करके ही एक लेवल पे पहुंचाऊंगा, फिर चीज़ों के बारे में और गहराई से बताना चालू करूंगा। ओके, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेनी है, नोट कर लेनी है बेटा। ओके, चलिए तो अब इसके आगे बढ़ें। आगे और क्या हो सकता है, और देखें चीज़ें, है ना। आगे और क्या हो सकता है, और चीज़ें देखें। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, आपको दिमाग में रखना है एक चीज़ बिल्कुल ठान करके रखना है कि जैसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म करेंगे, इसका मतलब ये है कि एक बेसिक वाला बच्चा जो कि 4th क्लास 5th क्लास में है वो भी टेंस सीख सकता है, और जो कंपटीशन के लेवल पे है वो भी टेंस सीख सकता है अपनी ही प्लेटफॉर्म पर, कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर। तो आपको एक चीज़ माइंड में गांठ बांध लेनी है, यू शुड मेक इट अ पॉइंट कि रोज़ वीडियो देखना है टाइम पर, रोज़ नोट मेकिंग करनी है, रोज़ शेड्यूल में डाल दिया करूँगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि नोट्स आपके बहुत प्रॉपर बने हों, बहुत अच्छे से आप नोट मेकिंग करें, बात समझे ना। तो अपन इंग्लिश का पूरा सब कुछ पूरा मटेरियल लेकर के आएंगे, साइंस भी लेकर के आएंगे, हिंदी भी लेकर के आएंगे, सब चीज़ें लेकर के आएंगे, आप बिल्कुल निश्फिक्र रहें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जैसे ही सीरीज़ ख़त्म करते हैं, जैसे ही हम इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के MCQs करवाऊंगा मैं, एट अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ओके, MCQs के। तो हो सकता है मैं लाइव भी आ जाऊँ, अगर लाइव आऊँगा तो भी इन्फॉर्मेशन पहले से डाल दूंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ओके। जो कि MCQs वही होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो आपकी परीक्षाओं में आपके नॉलेज के लिए बहुत साथ देंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या होता है बेटा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए एक पैटर्न ये भी आता है कि हमने कहा सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नाउन या एडजेक्टिव, एक ये पैटर्न आता है। अब आप कहेंगे कि इज MR तो भैया आता है उसमें जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ऐसी बात नहीं है। इज MR से जब आप कॉम्प्लीमेंट को जोड़ते हो तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है, और ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अगर इसके बाद वर्ब का ING फॉर्म आएगा, तो हमने कहा क्या कहा था, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, तो टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। तो अगर इसके बाद ING फॉर्म आएगा बेटा, तो आपको दिमाग में रखना है तब वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ द एक्शन, स्टेट ऑफ द एक्शन का मतलब कि जो क्रिया की स्थिति होगी उस हिसाब से टेंस चलेगा, ओके। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब बेटा देखिए ये राम है, ठीक है, ये हमने लगा दिया इसका लिंकिंग वर्ब, और ये लगा दिया इसका कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा सेंटेंस ही कॉम्प्लीमेंट पैटर्न में बन गया, और ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया इसका सब्जेक्ट। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट के द्वारा सब्जेक्ट के विषय में कही जा रही है, ध्यान से समझिएगा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट में कही जा रही है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं बेटे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये जो सेंटेंस है ये ऑल कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट के पैटर्न वाले सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनते बेटा, है ना, पैसिव वॉइस नहीं बनते। एक एडजेक्टिव का पैटर्न होता है, उसका बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली नहीं बनते हैं, बात समझे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ओके। ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है कि कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो राम इज़ अ गुड बॉय, तो अ गुड बॉय जो है कॉम्प्लीमेंट है, ये बात किसके लिए कही गई है, राम के लिए। और राम क्या है बेटा, सब्जेक्ट, तो ये कहलाएगा क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना बेटे। क्या है, मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप
के ऊपर जिन जिन लोगों ने भरोसा ना किया हो कि हम आप इंग्लिश के सब्जेक्ट के विषय में नहीं जानते हैं, इंग्लिश आपसे नहीं बन रही है, यू डोंट नो अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एंड डोंट टेक एनी टेंशन, आई एम हियर विद यू, ओके। मैं केवल इतनी बात सुनना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक समय मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, फिर मैंने चालू किया पढ़ाना, है ना, तो मैं मैथ पढ़ाता था, तो धीरे धीरे करके फिर मैंने इंग्लिश सीखी, थोड़ा सा जुनून बढ़ा तो और अच्छे से सीखी, जब बहुत अच्छे से सीखी तो पढ़ाना चालू किया, इंग्लिश पढ़ाई। तो फिर मैं ये कह पाया लोगों से, जो लोग मुझे कहा करते थे यार तुमसे ना हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमसे ना हो पाएगा, बात आई ना समझ में। हमको कोशिश करनी है, अगर कोशिश में हमारे शिद्दत है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस ज़माने में एक ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको पीछे कर दे। आप हमेशा अग्रणी रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको मेरी ये सलाह मान करके चलना है, बात आई ना समझ में। हाँ, और दूसरे व्यक्ति से आप भविष्य में ये भी कह पाएँ जो आपका अच्छा आलोचक रहा हो, आलोचक हालांकि बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, क्योंकि भाई अपने यहाँ तो आलोचक के बारे में लिखे भी गए हैं चीज़ें, है ना, हिंदी में भी लिखी गई हैं, है ना, उर्दू में शायरियाँ भी लिखी गई हैं, है ना, कि तुम मेरे बारे में कोई ऐसे राय कायम ना करना, कि तुम मेरे बारे में कोई ऐसे राय कायम ना करना, जब मेरा वक्त बदलेगा तो तुम्हारी राय भी बदल जाएगी। तो कोशिश ये करनी है बेटा कि राय बदल देनी है दूसरों की अपनी मेहनत से, ओके। चलिए, तो एक पैटर्न और देख लीजिए जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा है, तो ये है बेटा हैज़ और हैव वाला पैटर्न, हैज़ और हैव और उसके बाद नाउन का यूज़ हम करते हैं। इसमें हम अधिकार बताते हैं, क्या बताते हैं, अधिकार, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन, है ना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन। ये पोजीशन का दिमाग में रखना है ना। हाँ, पोजीशन को आपको दिमाग में रखना है बेटा। तो पोजीशन को माइंड में रखना है, ओके। तो इसमें अपन लेकर के चलते हैं हिंट, बहुत दिमाग में रखेंगे, ध्यान से रखेंगे हिंट का क्या कैसा होता है भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ का। आई, वी, दे और यू के साथ यूज़ करना है हैव का। बात समझिएगा, मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि टेंस जो होती है वर्ब की फॉर्म होती है, तो इसके बाद में वर्ब नहीं आ रही है। अगर वर्ब का तीसरा रूप मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर कोई संज्ञा आती है तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हिसाब किताब है, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा मेरे पास एक गाय है, मेरे पास मतलब आई, तो आई के संग क्या लगेगा बेटा, हैव लगेगा। आई हैव अ काऊ, आई हैव अ काऊ, ठीक है। अब नेगेटिव में बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, आई डू नॉट हैव एनी काऊ, मेरे पास कोई गाय नहीं है ना। तो इस टाइप से हम इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहो तो क्वेश्चंस बना सकते हो, जैसे हमने कहा कि डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है। डज ही हैव अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है। तो इस टाइप से आप इसके क्वेश्चंस भी बना सकते हो चाहो तो याद रखिए कि इज एम आर हो गया, हैज़ हैव हो गया, अगर इनके बाद हमें नाउन मिलता है, एडजेक्टिव मिलता है, तो हमें दिमाग में रखना है बेटा कि ये जो होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे कल मैं कुछ बड़ी शानदार एग्जाम्पल्स लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आप इस सीरीज से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने शेयर करके, है ना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा करके इसके थंबनेल को और लिंक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, जिससे वो कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें सीख पाएँ, ठीक है। ओके, तो आज की हम
सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। देखते रहिए कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन विद हिमांशु सर। ओके, थैंक यू।